अभी आज जो है ना वो हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 10 में हम लोग पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है पोटेंशियल एंड फील्ड्स है। और आपके पास जो है वो दो तरह के पोटेंशियल्स आप अभी तक देख चुके हैं, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल आपके पास v है और वेक्टर पोटेंशियल a है। v जो है उसको भी आपने यहाँ पे फंक्शन ऑफ r एंड टाइम देना है। अब हमारे पास डिफरेंट चीज़ यहाँ पे ये आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी चीज़ लेनी है वो फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन लेनी है। तो अगर आपके पास इस चैप्टर में असल में आप स्टडी क्या करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी इंस्टेंटेनियस सोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने आपके पास रो टोटल एंड जे टोटल लिखा हुआ है, जो कि आर एंड टी का फंक्शन है, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी एंड टोटल इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इनकी वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, जो आपके पास फंक्शन है वो भी पोजीशन का और टाइम का, वो उनकी क्या वैल्यूज़ होंगी। तो हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशंस हम अभी तक हम देख चुके हैं वो हमारे पास ये फॉर्म्स हैं और ये आप सब देख चुके हुए हैं। अब आपके पास अगर इनमें आपके पास जो है वो टाइम डिपेंडेंट रो आ जाए, मतलब जो टोटल चार्ज डेंसिटी है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, और इसी तरह वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो है वो भी आपके पास जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही हो, तो आपके पास किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी आपके पास टाइम डिपेंडेंट रो एंड जे हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैं, ऑब्जर्वर की पोजीशन पे वो क्या होंगी। तो स्टैटिक केसेस में तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि रो जे ई एंड बी जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं होते, और हम कूलम लॉ को यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, और बायो-सावर्ट लॉ को हम यूज़ कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। इसमें जैसे मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि जो रो टैलिक है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसके बारे में आपको पता है, इसको मैं बहुत डिटेल में स्टडी नहीं कर रही, आपको वैसे इन चीज़ों का पता है। ओके, तो हमारे पास अब क्या हमारा पर्पस क्या है चैप्टर का। इस चैप्टर का पर्पस ये है कि हमने कूलम्स लॉ और बायो-सावर्ट लॉ की टाइम डिपेंडेंट जनरलाइजेशन करनी है। मतलब ये तो टाइम इंडिपेंडेंट अभी तक हमने देखे हैं, टाइम डिपेंडेंट जनरलाइजेशन करनी है, और ये कोई इतना आसान प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें जो है ना ये अप्रोच ये जो है इस अप्रोच के थ्रू हम किस तक जाएंगे, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का, और हम लोग जो है ना इसके लिए हेल्प लेंगे टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल्स का। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, हमारे पास जो टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल है स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, और जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल्स के साथ रिलेटेड है, और पोटेंशियल्स जो हैं वो आपके पास रिलेटेड है टाइम डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में आपके पास कर्ल ऑफ ई ज़ीरो होता है, ई जो होता है नेगेटिव ऑफ द रेटेड ऑफ पोटेंशियल होता है, और इलेक्ट्रोडायनामिक के केस में हमारे पास जो है वो डेल क्रॉस ई जो है वो ज़ीरो नहीं होता, और उसमें हम लोग डेल क्रॉस ई को लेते हैं माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। इलेक्ट्रोडायनामिक के केस में हो या दूसरा केस हो, मैग्नेटोस्टैटिक का केस हो, आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ बी ज़ीरो होता है, बी को रिस्पॉन्ड करता है कर्ल ऑफ ए को। फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास जो फैराडेज लॉ है, ये जो फैराडेज लॉ है इसके अंदर हमने बी की वैल्यू को पुट कर देना है और इसको रीअरेंज करके हमने एक इक्वेशन बनानी है। अब जिस चीज़ का कर्ल ज़ीरो होता है वो चीज़ जो होती है आपके पास नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट होती है किसी न किसी स्केलर का। तो जैसे आपको यहाँ से ये बात पता है, ये आइडेंटिटी जो है वो आपको इस चीज़ का पता है, ये हमने आपको MMP2 का कोर्स में जो मैंने आप जो लेक्चर्स करेंगे उसके अंदर भी ये चीज़ है कि अगर आपके पास किसी भी फंक्शन का जो है वो किसी भी वेक्टर का अगर कर्ल ज़ीरो होता है तो उससे उस वेक्टर के साथ एक नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एसोसिएटेड होता है। इस तरह के उन दोनों का जो कर्ल है वो आपके पास ज़ीरो होता है। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ से इस वाले रिलेशन से आपने ई की वैल्यू निकाल ली। तो अगर आप देखें तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस आएगा तो आपके पास पार्शियल ए बाय पार्शियल टी वाली टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और आपके पास ई जो है वो दोबारा से वही आ जाएगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ बी। अब हमारे पास जो है दो इक्वेशंस तो हमने यूज़ कर ली, डाइवर्जेंस ऑफ बी और कर्ल ऑफ ई हमने यूज़ कर लिए ऊपर वाला रिलेशन डिराइव करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशंस हम यूज़ करके इस रिलेशन को हमने ड्राइव किया तो ऑब्वियसली वो इक्वेशंस जो हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। अब बाकी जो हमारे पास दो रहेगी मैक्सवेल इक्वेशंस, हम उनको देखते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करती है। एक आपके पास बॉयस लॉ है और एक हमारे पास एम्पेयर्स लॉ है। एक गॉसियस लॉ है और एक आपके पास जो है वो एम्पेयर्स लॉ है। गॉसियस लॉ हमारे पास माइनस रो टोटल ओवर एप्सिलॉन नॉट है, और एम्पेयर्स लॉ आपके पास कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे टोटल प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन पार्शियल ई बाय पार्शियल टी। आपने सिंपल क्या करना है कि आपने जो है ना इन इक्वेशंस में जहाँ पे भी आपके पास जो ई आ रहा है वहाँ पे आपने जो रिलेशन में ई निकाला है ये वाला आपने इन इक्वेशंस के अंदर पुट कर देना है, और इसके बाद आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। आपके पास एक ये इक्वेशन आ जाएगी और एक हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी।
तो अब आपके पास क्या है, ये हमने जब इक्वेशंस हमने फाइंड कर ली, फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है कि रिलेशंस तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास ये वाली जो पहली वाली इक्वेशन है, इसके अंदर हम एक टर्म ऐड करेंगे। ये जैसे हम ज़ीरो आपको पता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली जो टर्म है, इसमें ये वाली टर्म प्लस और ये वाली टर्म माइनस हो रही है। अगर आप इसे देखें तो सेम टर्म प्लस और माइनस करें तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पहली इक्वेशन के अंदर ये वाली टर्म ऐड कर लूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे पास उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन की तरह की बन गई है बिल्कुल। और इससे हमारे पास फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास जो ये वाली टर्म है जो दोनों में कॉमन आ रही है, इस वाली टर्म को हमने एल के बराबर ले लिया। और इसके अलावा ये कि अगर आप इसकी जो पहली वाली टर्म्स हैं दोनों की वो देखें, तो अगर इसमें से मैं पहली वाली इक्वेशन में से v को कॉमन ले लूँ और दूसरी वाली इक्वेशन में से a को कॉमन ले लूँ, तो जो ब्रैकेट में चीज़ बचती है वो आपके पास डी-एलम्बर्टियन ये वाली फॉर्म बचेगी। आप इसको करके बेशक देख लें। इसे डी-एलम्बर्टियन या बॉक्स स्क्वायर भी कहते हैं इस ऑपरेटर को। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जो ब्रैकेट में टर्म बच रही है उसकी जगह हम सिंपल बॉक्स स्क्वायर जो है वो लिख देंगे और इस वाली टर्म की जगह हम सिंपल एल लिख देंगे। तो हमारे पास ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ ये करनी है कि हमने जो है वो सी से डिवाइड करना है पहली वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को सी से डिवाइड करना है। जब हम इस वाली साइड पे सी से डिवाइड करेंगे और इस वाली साइड को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करेंगे, तो नीचे जो हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, आपको पता है कि 1/, जो आपके पास 1/, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है वो बराबर होता है वो बराबर होता है सी स्क्वायर के। ठीक है, तो वो वाली वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। तो आपके पास ये जो दो इक्वेशंस बनी है, इसमें आपके पास जो पहली वाली इक्वेशन है हम उसको टाइम लाइक कहते हैं, दूसरी वाली को स्पेस लाइक। आप ऐसे याद रख लें कि आपके पास जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें जो सेकंड टर्म है वो टाइम पे डिपेंड के टाइम के हिसाब से उसका डेरिवेटिव है, और इसमें सेकंड टर्म का जो है वो ग्रेडियंट हो रहा है जो कि स्पेस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, फिर आपके बाद आपने इसमें इन्होंने फर्दर जो है वो इसको 4 वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है। 4 वेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, आपके पास सिंपल जो है हमारे पास नॉर्मली तो आपने तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो वेक्टर्स के देखे हुए हैं। तो आपके पास जो है वो 3 कंपोनेंट्स तो आपने वेक्टर्स के नॉर्मली देखे हुए हैं। एक चौथा कंपोनेंट होता है जो टाइम का कंपोनेंट होता है और इसको हम टेम्पोरल कंपोनेंट होता है, इसलिए हम इसको 4 वेक्टर कहते हैं। तो इसमें इन्होंने जो है वो जे को और ए को जो है वो 4 वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है। आपके पास जो है इनको रिलेटिविस्टिक 4 वेक्टर कहते हैं। इसमें आपके पास इसको म्यू की फॉर्म में ए म्यू लिखा है। ये आपके पास कॉन्ट्रा वेरिएंट जो है वो टेंसर है आपके पास। अब आपके पास इसकी फॉर्म में लिखा है, ये जो पहले वाली टर्म है ये वी वाली ये टर्म आपके पास टेम्पोरल कंपोनेंट है और जो वी ओवर सी है, और दूसरा वाला जो है ए वो जो है ना आपके पास जो है वो स्पेशल कंपोनेंट है और उसकी जो है ना आपके पास 3 जो है वो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो म्यू है ये 0 से 3 तक वेरी करता है, मतलब 0 1 2 3 4 कंपोनेंट्स आपके पास। 0 वाला जो कंपोनेंट है वो टेम्पोरल कंपोनेंट होता है 4 वेक्टर का, और जो म्यू 1 2 3 होता है वो एक्स वाई जेड स्पेशल कंपोनेंट होता है 4 वेक्टर का। इसी तरह आपके पास रिलेटिविस्टिक करंट डेंसिटी है, ठीक है, जिसको आप जे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जो पहला कंपोनेंट है वो सी रो है और जो बाकी जो टेम्पोरल कंपोनेंट है वो सी रो है और बाकी वाला कंपोनेंट जो है वो जे है, जे टोटल है। तो अगर आप देखें तो आपके पास इन्होंने ये वाली स्पेस लाइक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो है इसमें इन्होंने ए जो है उसको ए म्यू की फॉर्म में किस तरह, ये खैर यहाँ पे तो खैर ए ही है, लेकिन उन्होंने जो ए है उसको एक उसका 4 वेक्टर वाली फॉर्म आपको बताई है और इसी तरह जे की आपको 4 वेक्टर वाली फॉर्म बताई है। ठीक है, इसके अलावा एक और 4 वेक्टर इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया। आप बेशक यहाँ पे ऐसे याद कर लें, इसकी कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, बस आपको याद रख लेना है कि जो आपके पास वेक्टर पोटेंशियल है उसको 4 वेक्टर की फॉर्म में आप ऐसे लिखते हैं। रिलेटिव 4 वेक्टर पोटेंशियल है और ये आपके पास रिलेटिविस्टिक 4 करंट डेंसिटी है। फिर इसके अलावा आपके पास को वेरिएंट रिलेटिविस्टिक 4 ग्रेडियंट ऑपरेटर है, वो इस तरह से लिखते हैं, और जो कॉन्ट्रा वेरिएंट आपके पास रिलेटिविस्टिक 4 ग्रेडियंट ऑपरेटर है उसको हम ऐसे लिखते हैं। ये टर्म्स आप इसको ऐसे याद कर लें। तो इनका फ़ायदा, और इसके अलावा जो डी-एलम्बर्टियन है बेसिकली आपके पास जो डी-एलम्बर्टियन है ये वाली इक्वेशन आपके पास, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है वो डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर टी स्क्वायर जो है पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल, ठीक है, यहाँ पे भी 1 नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने 1/c स्क्वायर पुट कर दिया। तो एक्चुअली अगर आपके पास ये जो दो कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड को वेरिएंट ग्रेडियंट ऑपरेटर है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाली ही फॉर्म आती है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि ये जो आपके पास बॉक्स स्क्वायर है इसको आप इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको याद कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद एल है, उसको भी इन्होंने जो है वो लिख लिया। एल जो है वो आपने इस तरह से डिफ़ाइन किया था। तो इस एल को भी अगर आप देखें तो अगर आप ये जो ए म्यू आपने डिफ़ाइन किया, इस ए म्यू का अगर आप जो है वो
इसके रिस्पेक्ट से को वेरिएंट फोर ग्रेडियंट ऑपरेटर के रिस्पेक्ट से इसको अगर इसका ग्रेडियंट लें तो आपके पास जो है ना ये वाली टर्म आ जाती है। और इसके अलावा एक उन्होंने और चीज़ डिफ़ाइन कर ली, इस तरह से उन्होंने एक चीज़ डिफ़ाइन कर ली कि और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आपके पास एक्चुअली या फिर इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो एल है उसके ऊपर इन्होंने पार्शियल म्यू अप्लाई कर दिया। मतलब आपके पास जो है इसके ऊपर इन्होंने को वेरिएंट रिलेटिविस्टिक फोर ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई किया। तो आपके पास एल की जो वैल्यू थी वो तो ये थी, तो वो पुट करने के बाद आपके पास ये वाला आंसर आ गया। तो असल में ये वाली चीज़ है, ये करने का क्या मकसद था, क्योंकि आपके पास ये दो इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, ये वाली जो दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, इन दो इक्वेशंस को जब आप कंबाइन करेंगे, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो एक तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें से आपका जो है वो डेल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और उसकी जगह आप लिख देंगे ये वाली चीज़, और जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ रह जाएगी v रह जाएगा और a रह जाएगा, और वो आपको पता है कि जो v एंड a है वो कंबाइन होके आपके पास क्या देंगे, आपको ये a म्यू देंगे, ठीक है। और दूसरी वाली साइड पे जब इन दोनों को आप इकट्ठा करेंगे तो इसमें ये वाली टर्म बनेगी, ठीक है। जब आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो ये दोनों टर्म ऐड होने से ये वाली फॉर्म बनेगी जो कि इसके बराबर है, तो उसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। और ये जो आपके पास इक्वेशन की दूसरी साइड वाले दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों जब ऐड होंगी तो इसमें से म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, सी रो टोटल प्लस जे टोटल, और ये आपके पास इसके बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी, जे म्यू टोटल लिख दूँगी, ठीक है। तो ये आपके पास सिंगल इक्वेशन में आके जो कि आपके पास रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक की फॉर्म में सिंगल इक्वेशन आपके पास है। अब हम लोग के पास सेकंड चीज़ है, वेरी शॉर्टली वी लर्न दैट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गेज इनवेरिएंट नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन व्हेन के चूज टू वर्क इन द सो कॉल्ड लॉरेंस केस, नेमली दैट दिस। अब हमारे पास कुछ गेज हैं जो हमने डिफ़ाइन करने हैं। गेज आपके पास क्या है, सपोज आपके पास जो आपने एल वेक्टर डिफ़ाइन किया था, तो आपके पास जो है वो अगर आप सपोज कर लें कि आपके पास जो एल है वो 0 है, तो फॉर ऑल आर एंड टी, देन आपके पास सेपरेटली जो है, जैसे आपने यहाँ पे जो एल डिफ़ाइन सॉरी ये जो एल अगर 0 है तो ऑब्वियसली एल का जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और उसका ग्रेडियंट भी फॉर ऑल आर एंड टी जो है वो 0 होने चाहिए। तो इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं अगर ये दोनों 0 हैं तो जब मैंने इनको ऐड किया और वही सारी बात किया जो मैंने इधर ऊपर किया हुआ है, तो आपके पास जो ये वाली चीज़ है ये भी आपके पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जब ये चीज़ 0 आएगी तो ये वाली जो इक्वेशन है इसका मतलब है इसमें भी सेकंड वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, और ये वाली इक्वेशन जो है वो आपके पास जो है वो सिंपल रिड्यूस होके ये फॉर्म आपके पास दे देगी, ठीक है। तो लॉरेंस केज एक्चुअली क्या है, आपके पास सिंपल लॉरेंस केज क्या है, आपके बस ये याद रखना है कि ये वाली टर्म 0 कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर, और आपके पास जो है ये जो फाइनल रिलेशन बच जाएगा ये आपके पास क्या है, लॉरेंस मतलब लॉरेंस केज, ये चीज़ जो 0 पुट की है ये आपके पास लॉरेंस केज है, और इसके पुट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन की फॉर्म हो गई है वो आपके पास ये वाली हो गई है, ठीक है। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। The single relativistic four potential एक्चुअली फोर सेपरेट इक्वेशंस, जैसे मैंने आपको बताया था ये जो फोर रिलेटिविस्टिक पोटेंशियल है ए म्यू, ये एक्चुअली आपके पास फोर डिफरेंट इक्वेशन है, म्यू 0, 1, 2 एंड 3 के लिए, और ये आपके पास तमाम मैक्सवेल इक्वेशन, सारी मैक्सवेल इक्वेशन की इंफॉर्मेशन जो है ये कैरी करती है, जिसमें ये सारी मैक्सवेल इक्वेशन मेरे यहाँ इंक्लूड होंगी, ठीक है। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब हमारे पास है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, गेज ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है, यही वाली इक्वेशन हमने जो स्टार्ट में हमने ये वाली इक्वेशन दी है, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके भी आपको पता है कि 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स वाई जेड, मैग्नेटिक फील्ड के भी 3 कंपोनेंट्स हैं, और आपके पास जो है ना इन दो वेक्टर के साथ टोटल मिला के कितने कंपोनेंट्स एसोसिएट हो गए, 2, तकरीबन टोटल 6 कंपोनेंट्स हो गए। तो जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या करती है कि ये आपके पास जो 6 कंपोनेंट्स का प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर देती है 4 कंपोनेंट में बाय यूजिंग स्केलर पोटेंशियल जिसका एक कंपोनेंट है और वेक्टर पोटेंशियल जिसके 3 कंपोनेंट है। जैसे हमें पहले ही बताया कि आपके पास बी जो होते हैं डेल ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वेक्टर पोटेंशियल होता है, ई जो होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर पोटेंशियल माइनस पार्शियल ए और पार्शियल टी, तो अभी हमने ऊपर डिराइव भी कर लिया है। तो ये हमें इसकी हेल्प से हम जो है ना यूनिकली जो है वो डिफ़ाइन या स्पेसिफाई या डिटरमिन नहीं कर सकते स्केलर या वेक्टर पोटेंशियल। तो हमें जो है ना वो डिफरेंसेस चाहिए होते हैं, क्योंकि पोटेंशियल की इटसेल्फ कोई जो है वो वैल्यू नहीं है। पोटेंशियल जो है वो हम किसी न किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट से मेजर करते हैं, उसके कोई फिज़िकल मीनिंग होते हैं।
तो इसलिए हमारे पास जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन हम इम्पोज कर सकते हैं वी और ए के ऊपर, अनलेस ई एंड बी की वैल्यू जो है ना वो आपके पास चेंज ना हो। तो जो हमने एक्स्ट्रा कंडीशन या जो भी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हम वी एंड ए पे पुट कर रहे हैं, हमने इस तरह से पुट करने हैं कि ई एंड बी की वैल्यू को कोई फ़र्क ना पड़े। तो जो हमारे पास फ्रीडम है हमारे पास टू इम्पोज एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशन ऑन वी एंड टी विदाउट चेंजिंग इन बी इज़ नोन एज गेज फ्रीडम। उसको हम गेज फ्रीडम कहते हैं या हम उसे गेज इनवेरियंस कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे बस दो सेट हैं पोटेंशियल्स के, ठीक है। एक को इन्होंने अनप्राइम फॉर्म में लिख दिया और एक को आपने प्राइम फॉर्म में लिख दिया, और दोनों जो है वो सेम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपके पास इन दोनों ये दोनों फिर आपस में किस तरह से इनका रिलेशन है, प्राइम वाले और अनप्राइम वाले का, ये इन्होंने एक रिलेशन लिख दिया। और इसमें इन्होंने अब आपको शो भी करने की कोशिश की है कि ये पोटेंशियल यूज़ करने से दोनों, चाहे आप प्राइम वाले करें या अनप्राइम वाले करें, दोनों यूज़ करने से आपके पास सेम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आएगी। उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि बी को फाइंड करने के लिए ए का कर लिया, ठीक है। और उसके बाद उसमें उन्होंने ये कर लिया कि इसलिए कि ये करने के लिए कि आपके पास दोनों जो वेक्टर पोटेंशियल है वो सेम मैग्नेटिक फील्ड दें, तो उसके लिए हमारे पास अल्फ़ा का कर्ल ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, तो तभी ये दोनों जो है वो आपको सेम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कर्ल ऑफ अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो होना चाहिए फॉर और आर एंड टी। तो आपके पास अगर कर्ल ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो है तो हमें जैसे ये वाली इक्वेशन जो है वो हमें पता है कि अगर आपके पास कर्ल होता है ग्रेडियंट का जो है वो ज़ीरो होता है, तो उसका मतलब ये है कि जो अल्फ़ा है वो आपके पास ग्रेडियंट हो सकता है किसी स्केलर फंक्शन लैम्डा का, ठीक है। तो उसको हमने लिख दिया स्केलर ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन लैम्डा। फिर इसी तरह ई जो है वो आपने उसमें को फाइंड करने के लिए आपने वी और ए की वैल्यू को यूज़ किया। जब आपने वी और ए की वैल्यू को उसके अंदर पुट किया तो आपके पास एक नेगेटिव उसमें ग्रेडियंट ऑफ बीटा आ गया और एक आपके पास टाइम डिपेंडेंस आ गई अल्फ़ा की। तो बीटा जो है वो आपके पास उसका ग्रेडियंट जो है द स्केलर फंक्शन बीटा मस्ट बी रिलेटेड टू अल्फ़ा। तो अब इन दोनों का आपस में इस तरह से रिलेशन होना चाहिए, इसलिए इन दोनों टर्म्स को ज़ीरो होना चाहिए, तभी आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्राइम और अनप्राइम के लिए सेम आएगी। तो इन दोनों का जो है वो सम को हमने ज़ीरो करना है, तो इन दोनों का सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ए को तो हमने अल्फ़ा को तो हमने निकाल दिया था कि वो ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा है, तो अल्फ़ा की जगह हमने ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा जो है वो पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो ये तो खैर हमने इन दोनों का सम हमने कहा ज़ीरो होना चाहिए, तो हमने इसको ले लिया और इसमें अल्फ़ा की जगह हमने नेगेटिव उसमें ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा जो है वो पुट कर दिया। और फिर उसके बाद ग्रेडियंट को हमने इस वाली इक्वेशन में यहाँ से कॉमन लिया, तो आपके पास ये वाली एक टर्म आ गई, हमने कहा ये इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो है ना विच मस्ट होल्ड फॉर आर्बिट्रेरी एनी ऑल स्पेस टाइम पॉइंट आर एंड टी। तो किसी भी स्पेस टाइम पॉइंट के लिए ये वाला जो रिलेशन है ना इसको फुलफ़िल करना चाहिए। तो आपके पास एक्चुअली जो फाइनल रिलेशन बना है वो आपके पास जो है वो ये चीज़ बनी है। ये आपके पास हम इसको ग्रेडियंट इसका जो है वो ज़ीरो कैसे हो सकता है, इसका ग्रेडियंट आपके पास हो सकता है कि अगर आप इसको कोई कांस्टेंट ले लें जो सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा हो। तो अगर मैं बीटा को जो है हमने सॉरी मैं कहना ये चाहती कि अगर हम लोग ये जो है ना ये वाली टर्म जो है, एक तो देखें इसमें दो कंडीशन इन्होंने बता दी कि आपके पास एक तो ये चीज़ है कि आपके पास ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाए, ठीक है, ये पूरी जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाए। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो बीटा है वो आपके पास हो जाए बीटा प्लस ये जो बीटा प्लस पार्शियल लैम्डा बाय पार्शियल टी है, ये वाली पूरी टर्म जो है वो आपके पास ये वाली पूरी टर्म ये आपके पास क्या हो जाए किसी कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। और वो कांस्टेंट पोजीशन पे ना डिपेंड कर रहा हो, सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, तो उसका भी ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाता है। और फिर अगर वो हम लोग पूरी टर्म को अगर इसे कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे तो बीटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो दो थे कि आपके पास या तो ब्रैकेट वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाए या तो फिर ये किसी और ज़ीरो भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो दूसरी अब ये हो सकता है कि आप उसे किसी कांस्टेंट के बराबर ले लें और वहाँ से अपने बीटा के लिए एक रिलेशन निकालें। Okay, we can now however we can absorb we can always absorb k and lambda by adding। तो आपके पास जो है k एंड लैम्डा के दरम्यान में भी एक इन्होंने रिलेशन जो है वो ऐसे इन्होंने ड्राइव कर लिया है कि आपके पास लेट्स सपोज k जो है वो टाइम डिपेंडेंट है और उसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ज़ीरो से लेकर किसी टाइम t तक बाय एडिंग दिस। तो इसका हाउएवर वी कैन ऑलवेज एब्जॉर्ब kt इनटू लैम्डा बाय एडिंग दिस टू दिस। तो मतलब ये कि हम एक लैम्डा प्राइम हमने डिफ़ाइन किया जिसमें लैम्डा और हमने ये kt इस तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लिया और हम लोग न्यू लैम्डा प्राइम को जो है ना ओल्ड लैम्डा की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है।
Note also that since the scalar function k depends only on time, this will not affect the gradient. जैसे मैंने पहले बताया कि gradient को affect नहीं करेगा in any way, hence alpha is equal to gradient of lambda is completely unaffected by this. तो अगर आप इसका मतलब ये है कि जो आपने अल्फ़ा लिया था, आपने से ग्रेडियंट ऑफ लेमडा लिया था, तो आपने ग्रेडियंट ऑफ लेमडा को आपने इसके बराबर ग्रेडियंट ऑफ लेमडा एक साइड पर लेके बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पर लेके तो वो चेंज इन वेक्टर पोटेंशियल ले दिया। इसी तरह आपने जो बीटा वाली टर्म थी उसको आपने माइनस पार्शियल लेमडा बाय पार्शियल टी ले लिया और उसको आपने जो है वो एक्चुअली आपने जो बीटा वाली टर्म थी उसको आपने ले लिया इसके बराबर, ठीक है। तो अब आपके पास जो है ये note also that since the scalar function depends only on time, that will not affect the gradient of in any way, and hence okay. तो ये हमारे पास एक रिलेशंस आ गया जो हमारे पास हमने माइनस पार्शियल लेमडा बाय पार्शियल टी को हमने लिख लिया चेंज ऑफ वी के में और ग्रेडियंट ऑफ लेमडा को हमने लिख लिया चेंज ऑफ ए की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी स्केलर फंक्शन लेमडा हो तो वी कैन ऑलवेज ऐड ग्रेडियंट ऑफ लेमडा टू ए प्रोवाइडेड दैट वी साइमल्टेनियसली सब्ट्रैक्ट पार्शियल लेमडा बाय पार्शियल टी फ्रॉम बी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है। द प्रिस्क्रिप्शन विल लीव द ई एंड बी फील्ड्स अनचेंज। इसके करने से ई एंड ई फील्ड बी फील्ड जो है वो अनचेंज रहेंगी, इनवेरिएंट रहेंगी। इसे हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और गेज ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू एडजस्ट डाइवर्जेंस ऑफ ए। इन मैग्नेटोस्टैटिक वी चूज डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 0 जो कि कूलम गेज कहलाता है। In electrodynamic, the situation is not always so clear. The most convenient gauge choice depends on the detailed nature of the problem, many gauge to work with. तो द मोस्ट पॉपुलर गेज फॉर यूज़ ऑफ इन इलेक्ट्रोडायनामिक कूलम गेज, जिसमें डाइवर्जेंस ऑफ ए 0 है। मोस्ट यूजफुल इन इलेक्ट्रो या मैग्नेटो स्टैटिक के केस में यूज़ होता है। और लॉरेंस केस जो है जो आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ए, जिसमें हमने ये भी एक गेज है जिसमें हम डाइवर्जेंस ऑफ ए को माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी के बराबर लेते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रो डायनामिक के केस के अंदर जो है वो ज़्यादा अफेक्टिव है, इसको यूज़ करते हैं, यूज़फुल है। तो ये जो एक्चुअली ये जो मैंने ये वाली चीज़ लिखी है यही वही चीज़ है। जब आप इस पार्शियल म्यू और पार्शियल वी की वैल्यू को पुट करेंगे और उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास एक्चुअली ये यही वैल्यू फॉर्म आ जाएगी। तो ये आपके पास है कूलम गेज, लॉरेंस गेज और एक है आपके पास कूलम गेज। तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन आर इंटीमेटली कनेक्टेड टू द चॉइस ऑफ इनर्शियल फ्रेम रेजोनेंस। अब गेज ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने लेमडा लिया है, ठीक है, गेज जिसमें हमने लेमडा लिया है, ठीक है, तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन आर इंटीमेटली कनेक्टेड टू द चॉइस ऑफ इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। इन फॉर दिस कनेक्शन ऑफ द स्पेशल द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन इफेक्ट्स बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ द स्पेशल ओके। जैसे मैंने आपको उससे बताया हुआ है कि जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पास इनर्शियल फ्रेम जो आप जिसमें आप काम करें उसके साथ कनेक्टेड होती है। अगर आप स्पेशल रिलेटिविटी की बात करें जिसमें हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या टाइम डायलेशन की बात करते हैं दो इनर्शियल फ्रेम के बारे में, तो हमारे पास जो स्पेशल ग्रेडियंट है मतलब डाइवर्जेंस ऑफ लेमडा है और टेम्पोलर ग्रेडियंट है जो पार्शियल लेमडा बाय पार्शियल टी है, इस पे हम लेमडा प्राइम को जैसे हमने पहले किया था कि लेमडा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ के एंड दैट कैन बी एडिड टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वेक्टर पोटेंशियल ए स्केलर पोटेंशियल। मतलब ये इन्होंने जो लिखना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो आपके पास ये जो लेमडा प्राइम है ये आप उसको ऐड कर सकते हैं वेक्टर पोटेंशियल में, इसको ऐड कर सकते हैं वेक्टर पोटेंशियल में और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्केलर पोटेंशियल से, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे पिछले केस में यहाँ पे हुआ था। अब इस वाले केस में हम लोगों ने तो जब लिया था तो हमने सिर्फ लेमडा वाला ही लिया था, हमने डेल्टा लेमडा या पार्शियल ओवर पार्शियल टी लेमडा प्राइम नहीं लिया था। उसका रीज़न यही था कि हमने कहा था कि जो आपके पास ये जो स्केलर फंक्शन है के, ये क्योंकि सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से ग्रेडियंट के ऊपर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम अल्फ़ा को अगर ग्रेडियंट ऑफ लेमडा ले रहे हैं तो बजाय कि ग्रेडियंट ऑफ लेमडा प्राइम के, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
ओके, सॉरी मैं आगे आ गई हूँ बहुत। तो जो कूलम गेज है आपके पास, जिसमें आप डाइवर्जेंस ऑफ ए को ज़ीरो कहते हैं, तो उसके कहते हैं क्या होता है कि हैज़ द स्केलर पोटेंशियल वी इज़ ईजी टू कैलकुलेट बट इन कंपैरिजन द वेक्टर पोटेंशियल ए। लेकिन इसमें स्केलर पोटेंशियल तो हमारे लिए आसान हो जाता है कैलकुलेट करना, लेकिन जो आपके पास वेक्टर पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर वी, वो आपके पास ये इक्वेशन है ऑब्वियसली जो हम पहले ऊपर यूज़ की है। इस इक्वेशन में आपके पास जो है वो जब डेल डॉट ए, अब ये आपके पास जो इनहोमोजेनियस इक्वेशन है ये आपके पास जो है वो कहाँ से आई? ये हमने स्टार्ट में लिखी थी इक्वेशन, आप उधर से देख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन है ये। वाली, ठीक है। ये हमने कहा था कि आपके पास इलेक्ट्रोडायनामिक वर्जन है पॉइसन इक्वेशन का। तो बेसिकली इस इक्वेशन को हमने यूज़ किया, डाइवर्जेंस ऑफ स्पेस में ज़ीरो कर दिया, तो आपके पास यूजुअल जो 3 डायमेंशन पॉइसन इक्वेशन है वो आपके पास आ गई। तो अगर हम v को एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम ज़ीरो ले लें, तो आपके पास जो है रो जो है वो आपके पास लोकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, और सोल्यूशन जो होगा 3 रे पॉइसन इक्वेशन का वो आपके पास सिंपल रो पोटेंशियल के बारे में आ जाएगा जो आप पहले पढ़ते रहे। तो लेकिन v अलोन तो आपको पता है कि उससे आप e डिटर्मिन नहीं कर सकते, आपको a को भी, आपको a की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो लेकिन आपके पास कूलम गेज के अंदर अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल सॉल्व करना चाहें, जो ऊपर इक्वेशन है उसी के अंदर आप डेल डॉट ए को बेशक ज़ीरो भी ले लें, बाकी जो टर्म पूरी बन जाती है वो आपके पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से बन जाती है। तो कूलम गेज के अंदर जो स्केलर पोटेंशियल है टाइम पी वी जो है वो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से उसी वक्त आप कैलकुलेट कर सकते हैं, which is KUL because electromagnetic signal information cannot propagate faster than the speed of light. However, changes in the electric charge distribution rho at the source point R take a finite time to be observed at the observation point R. तो बेसिकली इन्होंने आपको ये बताया है कि आपके पास जो स्केलर पोटेंशियल है किसी भी टाइम t के ऊपर, वो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक चार्ज की उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या इन्फॉर्मेशन है वो ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ लाइट तो ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी के अंदर चेंज आ रहा होता है जब सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है रो टोटल, उसके अंदर जो सोर्स पॉइंट आर प्राइम पे पड़ी हुई है, तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको ऑब्ज़र्व करने में किसी पॉइंट आर के ऊपर जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो v है आपके पास पोटेंशियल, उसके लिए तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो दस इन द कूलम गेज जो आपके पास स्केलर पोटेंशियल है वो आपके पास v जो है इंस्टेंटेनियसली रिफ्लेक्ट ऑल चेंजेस ए रोड टोटल। हाउएवर रिकॉल दैट v बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस सच एज दिस और दिस आर फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी। सो इससे हमें क्या पता चला कि आपके पास एज एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ मून कैन ओनली डायरेक्ट मेजर ई विच मैनिफेस्टली इन्वॉल्व बोथ वी एंड ए। ई जो है आपको पता है वो किसके बराबर है, माइनस डेल वी और माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल ई। दस इन द कूलम गेज वाइल द स्केलर पोटेंशियल वी इंस्टेंटेनियस रिफ्लेक्ट ऑल द चेंजेस, क्योंकि आपके पास कूलम गेज के अंदर जो स्केलर पोटेंशियल है वो रिफ्लेक्ट कर देता है तमाम चेंजेस जो आपके पास रो टोटल में आ रहे हैं। तो जो आपके पास कॉम्बिनेशन है माइनस डाइवर्जेंस ऑफ वी माइनस पार्शियल ए पार्शियल डज नॉट हैव दिस इंस्टेंटेनियस राइट नाउ because in the cool behavior in the Coulomb gauge the combination this is chiral in the Coulomb gauge, thus electric field changes in a chiral connected manner only for after electromagnetic news information arrived at the appropriate chirally related time delta t as a direct consequence of propagation of this electromagnetic news information. This is in the Coulomb gauge the chiral behavior is carried out by interruption into the vector potential and satisfy above equation for AT.
ओके, आपके पास नेक्स्ट जो है वो लॉरेंस केज है। लॉरेंस केज जैसे हमने पढ़ लिया था कि लॉरेंस केज इसके बराबर होता है। आपने एल में जो है वो जब डाइवर्जेंस ऑफ ए इसके बराबर पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगी टर्म। तो आपके पास जो रिलेशन है वो आपके पास रिड्यूस होकर ये वाली फॉर्म बना देंगे। तो दस वी सी फ्रॉम दिस, हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है इससे हमें ये पता चला, ये से पता चला है कि लॉरेंस केज पुट द टाइम लाइक एंड स्केलर लाई स्पेस लाई वेक्टर पोटेंशियल ऑन इक्वल फुटिंग। मतलब एक ही जैसी उनकी फॉर्म बन गई है। डेमोक्रेटिक ट्रीटमेंट ऑफ वी एंड आर इन स्पेशल रिलेटिविटी वी बाय सी एंड ए रिस्पेक्टिवली आर द टेम्पोरल एंड स्पेशल कंपोनेंट, जैसे हमने पहले देखे थे रिलेटिविस्टिक फोर वैक्टर्स। तो जो आपके पास ए म्यू है उसको आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सी रो एंड जे टोटल जो है वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, टेम्पोरल एंड स्पेशल कंपोनेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक फोर वैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो जे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू की वैल्यू 0 से 3 तक वेरी करती होती है। टेंसर नोटेशन में हम उनको ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इन द 4D स्पेस टाइम पॉइसन इक्वेशन वाज एन इनहोमोजेनियस वेव इक्वेशन इन द लॉरेंस केज convention, repeated indices here is equal to be are summed over this. बेसिकली रिपीट इंडिसेस जैसे मैंने आपको टेंसर में बताया था कि रिपीट इंडिसेस जो हैं वो आपके पास जो है वो सम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। गिरफिट claims that he will use the Lorentz case for the remainder of this book. We will also the whole of the electrodynamic that is due to the solving the inhomogeneous 4D Poisson equation फॉर स्पेसिफाइड सोर्सेज। तो मतलब अब आगे से हम लोग सिर्फ ये जो 4 डायमेंशन पॉइसन इक्वेशन है इनहोमोजेनियस, हम इसको यूज़ करेंगे। ग्रिफिथ आपके पास 10.1 एग्जांपल जो है वो आपके पास उसमें क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, और आपके पास उनकी वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है स्केलर पोटेंशियल वो ज़ीरो है। जो वेक्टर पोटेंशियल है वो आपके पास जो है उसका उन्होंने लिमिट बता दी है कि -CT से +CT तक उसकी कुछ वैल्यू है, और बाकी टाइम पे वो ज़ीरो हो रहा है। अगर आप उसे नोट करें तो ये आपके पास जो है कुछ जो है वो इन्होंने आपको कहा है कि पैराबोला टाइप फॉर्म बन रही है कि जो पहला जो वेक्टर पोटेंशियल आपको गिवन है ये वाला -CT और +CT के बीच में CT - x mod स्क्वायर। तो अगर आप इसको उसका स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास ये वाली टर्म बन जाती है, और आपके पास जो है वो ये भी अगर आप इसको एग्जैक्टली जो है वो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें एट CT इज इक्वल टू x mod, जैसे यहाँ पे आपको उस लिमिट में आपको पता है कि x mod की वैल्यू लेस देन इक्वल टू CT है, तो अगर आप CT इज इक्वल टू x mod ले लें इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास ये चीज़ इक्वेशन आपको क्या दे देगी, ज़ीरो दे देगी। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास जो है वो ये जो रिलेशन है आपके पास किसी भी पोजीशन x पे, और जो टाइम है आप z कंपोनेंट देख रहे हैं x जो है वो पोजीशन पे, और टाइम जो है वो आपके पास 0 है, ठीक है। तो आपके पास जो है ये इसकी वैल्यू ओके, बट दिस इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू x इज़ लेस देन इक्वल टू CT, हेंस AZ xt इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, and for t greater than 0 आपके पास ये रिलेशन बन रहा है। हमने 2 केसेस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। एक आपके पास t इज इक्वल टू 0 वाला केस है, t इज इक्वल टू 0 पे अगर आप लें और आप इसे